बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लीजिए पेश खिदमत है खौफनाक इमारत का पार्ट 2 जारी है, स्टार्ट कर रहा हूँ। लीजिए, इतनी देर से बकवास कर रहा हूँ और तुम कहते हो कि कुछ बताया ही नहीं। दूसरे दिन कैप्टन फैयाज़ ने इमरान को अपने घर में मदऊ किया। हालांकि कई बार तजुर्बात ने ये बात साबित कर दी थी कि वो इमरान वो नहीं है जो ज़ाहिर करता है। ना वो अहमक है और ना वो खपती, लेकिन फिर भी फैयाज़ ने इसे मूड में लाने के लिए जज साहब की कहानी लड़की को भी मदऊ कर लिया था। हालांकि वो इमरान की इस इफ्ताद तबाह को भी मजाकी समझता था, लेकिन फिर भी इसने सोचा कि थोड़ी तफरीह ही रहेगी। फैयाज़ की बीवी भी इमरान से अच्छी तरह वाकिफ़ थी और जब फैयाज़ ने इसे इसके इश्क की दास्तान सुनाई तो वो हंसते हंसते इसका बुरा हाल हो गया। फैयाज़ इस वक्त अपने ड्राइंग रूम में बैठा इमरान का इंतज़ार कर रहा था। बीवी और जज साहब की एक चशम लड़की राबिया भी मौजूद थी। अभी तक नहीं आए इमरान साहब, फैयाज़ की बीवी ने कलाई पर बंधी हुई घड़ी की तरफ देखते हुए कहा। क्या वक्त है? फैयाज़ ने पूछा। 7:30। बस 2 मिनट बाद वो इस कमरे में होगा। फैयाज़ मुस्कुरा कर बोला। क्यों, ये कैसे? इसकी हर बात अजीब होती है। वो इसी किस्म के औकात मुकर्रर करता है। इसने 7:22 पर आने का वायदा किया था, लिहाजा मेरा ख्याल है कि वो इस वक्त हमारे बंगले के करीब ही खड़ा अपनी घड़ी देख रहा होगा। अजीब आदमी मालूम होते हैं, रबिया ने कहा। अजीब तरीन कही है। इंग्लैंड से साइंस में डॉक्टरेट लेकर आया है, लेकिन इसकी हरकत वो भी देख लेंगी। इस सदी का सबसे अजीब आदमी। लीजिए, शायद वही है। दरवाज़े पर दस्तक हुई। फैयाज़ उठकर आगे बढ़ा। दूसरे लैब में इमरान ड्राइंग रूम में दाखिल हो रहा था। औरतों को देखकर खदरे झुका और फिर फैयाज़ से मुसाफा करने लगा। गालिबन मुझे सबसे पहले ये कहना चाहिए कि आज मौसम बड़ा खुशगवार रहा, इमरान बैठता हुआ बोला। फैयाज़ की बीवी हंसने लगी और राबिया ने जल्दी से तारीख शीशों वाली ऐनक लगा ली। आपसे मिलिए, आप मिस राबिया सलीमा, हमारे पड़ोसी जज साहब की साहबजादी, और आप मिस्टर अली इमरान, मेरे महकमे के डायरेक्टर जनरल रहमान साहब के साहबजादी। बड़ी खुशी हुई, इमरान मुस्कुरा कर बोला। फिर फैयाज़ से कहने लगा। तुम हमेशा गुफ्तगू में गैर ज़रूरी अल्फाज ठूंसते रहते हो, बहुत गिरां गुजरते हैं। रहमान साहब के साहबजादे, दोनों साहबों का टकराव बुरा लगता है। इसके बजाय रहमान साहब के साथ या सिर्फ रहमान ज़ाते कह सकते हैं। मैं लिटरेरी आदमी नहीं हूँ। फैयाज़ मुस्कुरा कर बोला। दोनों ख़वातीन भी मुस्कुरा रही थी। फिर राबिया ने झुककर फैयाज़ की बीवी से कुछ कहा और वो दोनों उठकर ड्राइंग रूम से चली गई। बहुत बुरा हुआ, इमरान बुरा सा मुँह बनाकर बोला। क्या? शायद वो बावर्ची खाने की तरफ गई हैं, फैयाज़ ने कहा। बावर्ची खाने की मदद के लिए आज कोई नहीं है। तो क्या तुमने इसे भी मदद किया है? हाँ भाई, क्यों ना करता। मैंने सोचा कि इस बहाने से तुम्हारी मुलाकात भी हो जाए, मगर मुझे कोई खौफ तो रही है। इमरान ने कहा। क्यों? आखिर इसने धूप का चश्मा क्यों लगाया है? अपना नक्श छुपाने के लिए। सुनो मियाँ, 2 आँखों वालियाँ मुझे बेहतरी मिल जाएंगी। यहाँ तो मामला सिर्फ इस आँख का है। हाय, क्या चीज़ है? किस तरह इसका चश्मा उतरवाओ, वरना मैं खाना खाए बगैर वापस चला जाऊँगा। मत बको, मैं चला। इमरान उठता हुआ बोला। अजीब आदमी हो, बैठो। फैयाज़ ने इसे दोबारा बिठा दिया। चश्मा उतरवाओ। मैं इसका ख़ाइल नहीं हूँ कि महबूबा सामने हो और वो अच्छी तरह दीदार भी नसीब ना हो। ज़रा आहिस्ता बोलो, फैयाज़ ने कहा। मैं तो अभी इससे कहूँगा। क्या कहोगे? फैयाज़ बौखला कर बोला। यही जो तुमसे कह रहा हूँ। यार, खुदा के लिए, क्या बुराई है इसमें? मैंने सख्त गलती की, फैयाज़ बड़बड़ाया। वाह, गलती तुम करो और भुगतूँ मैं? फैयाज़ साहब, मैं इससे कहूँगा कि बराए करम चश्मा उतार दीजिए। मुझे आपसे मरम्मत हो गई है। मरम्मत, शायद मैंने गलत लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। बोलो भाई, क्या होना चाहिए? मोहब्बत। फैयाज़ बुरा सा मुँह बनाकर बोला। जियो, मोहब्बत हो गई है दोनों, तो वो इस पर क्या कहेगी? चांटा मार देगी। फैयाज़ झिलझिला कर बोला।
फिक्र ना करो, मैं चांटे को चाटने पर रोक लेने की आर्ट से बखूबी वाकिफ़ हूँ। तरीका वही होता है जो तलवार पर तलवार रोकने का हुआ करता था। यार खुदा के लिए कोई हिफाकत ना कर बैठना, अक्लमंदी की बात करना एक अहमक की खुली हुई तौहीन है। अब बुलाओ ना, दिल की जो हालत है बयान कर भी सकता हूँ और नहीं भी कर सकता। वो क्या होता है जुदाई में? बोलो ना यार, कौन सा लफ्ज़ है? मैं नहीं जानता, फैयाज जला कर बोला। खैर जो होता होगा कुछ डिक्शनरी में देख लूँगा। वैसे मेरा दिल धड़क रहा है, हाथ कांप रहे हैं, लेकिन हम दोनों के दरमियान धूप का चश्मा हाइल है, मैं इसे नहीं बर्दाश्त कर सकता। चंद लम्हे खामोशी रही। इमरान मेज़ पर रखे हुए गुलदान को इस तरह घूर रहा था जैसे इसे कोई सख्त बात कह दी हो। आज कुछ नई बातें मालूम हुई हैं, फैयाज ने कहा। ज़रूर मालूम हुई होंगी, इमरान अहमद की तरह सर हिलाकर बोला। मगर नहीं, पहले मैं तुम्हें इन ज़ख्मों के मुतालिक बताऊँ। तुम्हारा ख्याल दुरुस्त निकला, ज़ख्मों की गहराई बिल्कुल बराबर है। क्या तुम ख्वाब देख रहे हो? इमरान ने कहा। क्यों? किन ज़ख्मों की बात कर रहे हो? देखो इमरान, मैं अहमक नहीं हूँ। पता नहीं, जब तक 3 गवाह न पेश करो यकीन नहीं आ सकता है। क्या तुम कल वाली लाश भूल गए? लाश? अरे हाँ, याद आ गया। और वो 3 ज़ख्म बराबर निकले। हाँ, अब क्या कहते हो? फैयाज ने पूछा। संग आहन बेनियाज गम नहीं, देख हर दीवार व दौर से सर न मार। इमरान ने गुनगुना कर तान मारी और मेज़ पर तबला बजाने लगा। तुम संजीदा नहीं हो सकते, फैयाज उकता कर बेदली से बोला। इसका चश्मा उतरवाने देने का वायदा करो तो मैं संजीदगी से गुफ्तगू करने पर तैयार हूँ। कोशिश करूँगा बाबा। मैंने इसे नाहक मदऊ किया। दूसरी बात यह कि खाने में कितनी देर है? शायद आधा घंटा। वो एक नौकर बीमार हो गया है। खैर हाँ, जज साहब से क्या बातें हुई? वही बताने जा रहा था, कुंजी इसके पास मौजूद है। और दूसरी बात यह कि वो इमारत इन्हें अपने ख़ानदानी तरके में नहीं मिली थी। फिर इमरान तवज्जो और दिलचस्पी से सुन रहा था। दरअसल इनके एक दोस्त की मलकियत थी और इस दोस्त ने ही इसे ख़रीदा था। इनकी दोस्ती बहुत पुरानी थी, लेकिन फ़िक्र माश ने इन्हें एक दूसरे से जुदा कर दिया। आज से 5 साल कबल अचानक जज साहब को इसका एक ख़त मिला जो इसी इमारत से लिखा गया था। इसने लिखा था कि इसकी हालत बहुत ख़राब है और शायद वो ज़िंदा ना रह सके, लिहाजा वो मरने से पहले इनसे बहुत अहम बात कहना चाहता है। तकरीबन 15 साल बाद जज साहब को इस दोस्त के मुतालिक कुछ मालूम हुआ था। इनका वहाँ पहुँचना ज़रूरी था। बहरहाल वो वक्त पर ना पहुँच सके। इनके दोस्त का इंतकाल हो चुका था। मालूम हुआ कि वहाँ तन्हा ही रहता था। हाँ, तो जज साहब को बाद में मालूम हुआ कि मरने वाले ने वो इमारत क़ानूनी तौर पर जज साहब की तरफ मुंतकिल कर दी थी, लेकिन ये ना मालूम हो सका कि वो इनसे क्या कहना चाहता था। इमरान थोड़ी देर तक कुछ सोचता रहा, फिर बोला। हाँ, और इस कमरे के प्लास्टर के मुतालिक पूछा था? जज साहब ने इससे लाइल्मी ज़ाहिर की। अलबत्ता उन्होंने ये बताया कि इनके दोस्त की मौत इसी कमरे में वाक़ई हुई थी। क़त्ल? इमरान ने पूछा। नहीं, कुदरती मौत। गांव वालों के बयान के मुताबिक वो अरसे से बीमार थे। इसने इस इमारत को किससे ख़रीदा था? इमरान ने पूछा। आखिर इससे क्या बहस? तुम इमारत के पीछे क्यों पड़ गए हो? महबूबा एक चश्म के वालिद बुजुर्गवार से ये भी पूछो ज़रा आहिस्ता। अजीब आदमी हो, अगर इसने सुन लिया तो? सुनने दो, अभी मैं इससे अपने दिल की हालत बयान करूँगा। यार इमरान, खुदा के लिए कैसे आदमी हो तुम? फजूल बातें मत करो। इमरान बोला। ज़रा जज साहब से वो कुंजी मांग लाओ। वो क्या अभी और इसी वक्त? फैयाज उठकर चला गया। इसके जाते ही वो दोनों ख़वातीन ड्राइंग रूम में दाखिल हुई। कहाँ गए? फैयाज की बीवी ने पूछा। शराब पी इमरान ने संजीदगी से कहा। क्या? फैयाज की बीवी मुंह फाड़ कर बोली, फिर हंसने लगी। खाना खाने से पहले हमेशा थोड़ी सी पीते इमरान ने कहा। आपको गलतफहमी हुई है, वो एक टॉनिक है। टॉनिक की खाली बोतल में शराब रखना मुश्किल नहीं। लड़ाना चाहते हैं आप? फैयाज की बीवी हंस पड़ी।
کیا آپ کی آنکھوں میں کچھ تکلیف ہے؟ عمران نے رابعہ کو مخاطب کیا۔ جی 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 نہیں، رابعہ نروس نظر آنے لگی۔ کچھ نہیں، فیاض کی بیوی جلدی سے بولی، عادت ہے، تیز روشنی برداشت نہیں ہوتی اسی لیے یہ چشمہ۔ او اچھا، عمران بڑبڑا، میں ابھی کیا سوچ رہا تھا، آپ غالباً یہ سوچ رہے تھے کہ فیاض کی بیوی بڑی پوہڑ ہے، ابھی تک کھانا بھی نہیں تیار ہو سکا۔ نہیں، یہ بات نہیں، میرے ساتھ بہت بڑی مصیبت یہ ہے کہ میں بڑی جلدی بھول جاتا ہوں، سوچتے سوچتے بھول جاتا ہوں کہ کیا سوچ رہا تھا۔ ہو سکتا ہے میں بھی یہ بھول جاؤں کہ آپ کون ہیں اور میں کہاں ہوں۔ میرے گھر والے مجھے ہر وقت ٹوکتے رہتے ہیں۔ مجھے معلوم ہے، فیاض کی بیوی مسکرائی۔ مطلب یہ کہ اگر مجھ سے کوئی حماقت سرزد ہو تو بلا تکلف ٹوک دیجیے گا۔ ابھی یہ گفتگو ہو ہی رہی تھی کہ فیاض واپس آ گیا۔ کھانے میں کتنی دیر ہے؟ اس نے اپنی بیوی سے پوچھا۔ بس ذرا سی۔ فیاض نے کنجی کا کوئی تذکرہ نہیں کیا، اور عمران کے اندازے سے بھی ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے وہ بھول ہی گیا ہو کہ اس نے فیاض کو کہاں بھیجا تھا۔ تھوڑی دیر بعد کھانا آ گیا۔ کھانے کے دوران میں عمران کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ سب نے دیکھا لیکن کسی نے پوچھا نہیں۔ خود فیاض، جو عمران کے رگ رگ سے واقف ہونے کا دعویٰ رکھتا تھا، کچھ نہ کچھ سمجھ سکا۔ فیاض کی بیوی اور رابعہ تو بار بار کن اکھیوں سے اسے دیکھ رہی تھی، آنسو کس طرح رکنے کا نام ہی نہ لیتے تھے۔ خود عمران کے انداز سے ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے اسے بھی ان آنسوؤں کا علم نہ ہو۔ آخر فیاض کی بیوی سے ضبط نہ ہو سکا اور وہ پوچھ ہی بیٹھی، کیا کسی چیز میں مرچی زیادہ ہیں؟ جی نہیں۔ نہیں تو پھر تو یہ آنسو کیوں بہہ رہے ہیں؟ آنسو کہاں ہیں؟ عمران اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرتا ہوا بولا، لا حول ولا قوت، شاید وہی بات ہو، مجھے قطعی احساس نہیں ہوا۔ کیا بات؟ فیاض نے پوچھا۔ دراصل مرغ مسلم دیکھ کر مجھے اپنی ایک عزیز کی موت یاد آ گئی تھی۔ کیا مرغ مسلم دیکھ کر؟ فیاض کی بیوی حیرت سے بولی، جی ہاں۔ بھلا مرغ مسلم دیکھ کر کیوں؟ دراصل ذہن میں دوزخ کا تصور تھا، مرغ مسلم دیکھ کر آدمی مسلم کا خیال آ گیا۔ میرے ان عزیز کا نام اسلم ہے یا مسلم پر اسلم آ گیا، پھر ان کی موت کا خیال آیا، پھر سوچا کہ اگر وہ دوزخ میں پھینکے گئے تو اسلم مسلم معاذ اللہ، عجب آدمی ہو۔ فیاض جھنجھلا کر بولا۔ جج صاحب کی لڑکی رابعہ بے تحاشا ہنس رہی تھی۔ کب انتقال ہوا ان کا؟ فیاض کی بیوی نے پوچھا۔ ابھی تو نہیں ہوا، عمران نے سادگی سے کہا اور کھانے میں مشغول ہو گیا۔ یار مجھے ڈر ہے کہیں تم سچ میں پاگل نہ ہو جاؤ۔ نہیں، جب تک کوکا کولا بازار میں موجود ہے پاگل نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ فیاض کی بیوی نے پوچھا۔ پتہ نہیں، بہرحال محسوس یہی کرتا ہوں۔ کھانا ختم ہو جانے کے بعد بھی شاید جج صاحب کی لڑکی وہاں بیٹھنا چاہتی تھی، لیکن فیاض کی بیوی اسے کسی بہانے سے اٹھا لے گئی۔ شاید فیاض نے اسے اشارہ کر دیا تھا۔ ان کے جاتے ہی فیاض نے عمران کو کنجی پکڑا دی اور عمران تھوڑی دیر تک اس کا جائزہ لیتے رہنے کے بعد بولا، ابھی حال ہی میں اس کی ایک نقل تیار کی گئی ہے، اس کے سوراخ کے اندر موم کے ذرات ہیں، موم کا سانچہ، سمجھتے ہو نا؟ رات تاریک تھی اور آسمان میں سیاہ بادلوں کے مرغلے چکراتے پھر رہے تھے۔ کیپٹن فیاض کی موٹر سائیکل اندھیرے کا سینہ چیرتی ہوئی چکنی سڑک پر پھسلتی چلی جا رہی تھی۔ کیریئر پر عمران الوؤں کی طرح دیدے پھرا رہا تھا، اس کے ہونٹ بھیجے ہوئے تھے اور نتھے پھڑک رہے تھے۔ کیپٹن فیاض کا شانہ تھپتھپا کر بولا، یہ تو طے شدہ بات ہے کہ کسی نے والد ایک چشم کی کنجی کی نقل تیار کروائی ہے۔ ہو، لیکن آخر کیوں؟ پوچھ کر بتاؤں گا۔ کس سے؟ بے قرار نیلے آسمان سے، تاروں بھری رات سے، ہولے ہولے چلنے والی ٹھنڈی اداؤں سے، لا حول ولا ہواؤں سے۔ فیاض کچھ نہ بولا۔ عمران بڑبڑاتا رہا، لیکن شہید میاں کی خبر کی جاروب کشی کرنے والے کی کنجی، اس کا حاصل کرنا نسبتاً آسان رہا ہوگا۔ بہرحال ہمیں اس عمارت کی تاریخ معلوم کرنی ہے، شاید ہم اس کے نو میں پہنچ گئے ہیں۔ موٹر سائیکل روک دو۔ فیاض نے موٹر سائیکل روک دی۔ انجن بند کر دو۔ فیاض نے انجن بند کر دیا۔ عمران نے اس کے ہاتھ سے موٹر سائیکل لے کر ایک جگہ جھاڑی میں چھپا دی۔ آخر کرنا کیا چاہتے ہو؟ فیاض نے پوچھا۔ میں پوچھتا ہوں تم مجھے کیوں ساتھ لیے پھرتے ہو؟ عمران بولا۔
वो कत्ल जो इस इमारत में हुआ था, कत्ल नहीं हादसा कहो, हादसा क्या मतलब? फैयाज हरस से बोला, मतलब के लिए देखो गयास अल-गात सफ़ा 112। वैसे 112 पर बेगम पारा याद आ रही है, बेगम पारा के साथ अमरुद धारा ज़रूरी है, वरना डेविड की तरह चंद साफ। फैयाज झंझला कर खामोश हो गया। दोनों आहिस्ता आहिस्ता इमारत की तरफ बढ़ रहे थे। उन्होंने पहले पूरी इमारत का चक्कर लगाया, फिर सदर दरवाजे के करीब पहुंचकर रुक गए। ओह, इमरान आहिस्ता से बड़बड़ाया, ताला बंद नहीं है। कैसे देख लिया तुमने? मुझे तो सुझाई नहीं देता। फैयाज ने कहा, तुम उल्लू नहीं हो। इमरान बोला, चलो इधर से हट जाओ। दोनों वहाँ से हटकर फिर मकान की पुष्ट पर आए। इमरान ऊपर की तरफ देख रहा था। दीवार काफ़ी ऊंची थी। इसने जेब से टॉर्च निकाली और दीवार पर रोशनी डालने लगा। मेरा बोझ संभाल सकोगे? इसने फैयाज से पूछा। मैं नहीं समझा। तुम्हें समझने के लिए तो बाकायदा ब्लैक बोर्ड और चाक स्टाक चाहिए। मतलब ये कि मैं ऊपर जाना चाहता हूँ। क्यों, क्या ये समझते हो कि कोई अंदर मौजूद है? फैयाज ने कहा। नहीं, यूं ही झक मारने का इरादा है। चलो बैठ जाओ, मैं तुम्हारे कंधों पर खड़ा होकर। फिर भी दीवार बहुत ऊंची है। यार फजूल बहस ना करो, इमरान उकता कर बोला, वरना मैं वापस जा रहा हूँ। तो खत करना। फैयाज दीवार की जड़ में बैठ गया। अम्मा जूते तो उतार लो, फैयाज ने कहा। लेकर भागना मत, इमरान ने कहा। जूते उतार कर इसके कंधों पर खड़ा हो गया। चलो अब उठो। फैयाज आहिस्ता आहिस्ता उठ रहा था। इमरान का हाथ रोशनदान तक पहुंच गया। दूसरे लम्हे वो बंदर की तरह दीवार पर चढ़ रहा था। फैयाज मुँह फाड़े हैरत से इसे देख रहा था। वो सोच रहा था कि इमरान आदमी है या शैतान। क्या ये वही अहमक है जो बाज़ औक़ात किसी कछुए की तरह बिल्कुल बेज़र मालूम होता है? जिन रोशनदानों की मदद से इमरान ऊपर पहुंचा था, इन्हीं के ज़रिए दूसरी तरफ उतर गया। चंद लम्हे वो दीवार से लगा खड़ा रहा, फिर आहिस्ता आहिस्ता इस तरफ बढ़ने लगा जिधर से कई कदमों की आहटें मिल रही थी। और फिर इसे ये मालूम कर लेने में दुश्वारी न हुई कि वो नामालूम आदमी इसी कमरे में थे जिसमें इसने लाश देखी थी। कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद था, लेकिन दरवाज़ों से मोमबत्ती की हल्की जर्द रोशनी छन रही थी। इसके अलावा दैलान बिल्कुल तारीक था। इमरान दीवार से चिपका हुआ आहिस्ता आहिस्ता दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा, लेकिन अचानक इसकी नज़र शहीद मर्द की खबर की तरफ उड़ गई, जिसका तावीज़ ऊपर उठ रहा था। तावीज़ और फर्श के दरमियान खला में हल्की सी रोशनी थी, और इस खला से दो खौफनाक आंखें अंधेरे में घूर रही थी। इमरान सहम कर रह गया। वो आंखें फाड़े खबर के तरफ देख रहा था। अचानक खबर से एक चीख बुलंद हुई। चीख थी या किसी ऐसी बंदरिया की आवाज़ जिसकी गर्दन किसी कुत्ते ने दबोच ली हो। इमरान झपट कर बराबर वाले कमरे में घुस गया। वो जानता था कि इस चीख का रद्दमल दूसरे कमरे वालों पर क्या होगा। वो दरवाजे में खड़ा खबर की तरफ देख रहा था। तावीज़ अभी तक उठा हुआ था और वो खौफनाक आंखें अब भी चिंगारियां बरसा रही थी। दूसरी चीख के साथ ही बराबर वाले कमरे का दरवाज़ा खुला। एक चीख फिर सुनाई दी जो पहली से मुख्तलिफ थी। गालिबन ये इन्हें नामालूम आदमियों में से किसी की चीख थी। भूत भूत, कोई कपकपाती हुई आवाज़ में बोला, और फिर ऐसा मालूम हुआ जैसे कई आदमी सदर दरवाजे की तरफ भाग रहे हों। थोड़ी देर बाद सन्नाटा हो गया। खबर का तावीज़ बराबर हो गया। इमरान ज़मीन पर लेटकर सीने के बल रेंगता हुआ सदर दरवाजे की तरफ बढ़ा। कभी कभी वो पलटकर खबर की तरफ भी देख लेता था, लेकिन फिर तावीज़ नहीं उठा। सदर दरवाज़ा बाहर से बंद हो चुका था। इमरान अच्छी तरह इत्मीनान कर लेने के बाद फिर लौट पड़ा। लाश वाले कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ था, लेकिन अब वहाँ अंधेरे की हुकूमत थी। इमरान ने आहिस्ता से दरवाज़ा बंद करके टॉर्च निकाली, लेकिन रोशनी होते ही इन्ना अल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन, वो आहिस्ता से बड़बड़ा, खुदा तुम्हारी भी मग़फ़िरत करे। ठीक इसी जगह जहाँ वो इससे कबल भी एक लाश देख चुका था, दूसरी पड़ी हुई दिखाई दी। इसकी पुष्ट पर भी 3 ज़ख्म थे, जिससे खून बह बहकर फर्श पर फैल रहा था। इमरान ने झुककर इसे देखा। ये एक खुशवज़ा और काफ़ी खूबसूरत जवान था। लिबास से किसी ऊंची सोसाइटी का फ़र्द मालूम होता था। आज इनकी कल अपनी बारी है। इमरान दरवेशाना अंदाज में बड़बड़ाता हुआ सीधा हो गया। इसके हाथ में कागज़ का टुकड़ा था जो इसने मरने वाले की मुट्ठी से वक्त तमाम निकाला था।
वो चंद लम्हे इसे रोशनी टॉर्च की रोशनी में देखता रहा, फिर मायने खेज अंदाज में सर हिलाकर कोट की अंदरूनी जेब में रख लिया। कमरे के बकिया हिस्सों की हालत बहना वही थी जो इसने पिछली मर्तबा देखी थी। कोई ख़ास फ़र्क नज़र नहीं आ रहा था। थोड़ी देर बाद वो फिर पिछली दीवार से नीचे उतर रहा था। आखिर रोशनदान पर पैर रखकर इसने छलांग लगा दी। तुम्हारी यह खसूसियत भी आज ही मालूम हुई, फैयाज़ आहिस्ता से बोला। क्या अंदर किसी बंदरिया से मुलाकात हो गई थी? आवाज़ पहुंची थी यहाँ तक। इमरान ने पूछा। हाँ, लेकिन मैंने इन अतराफ में बंदर नहीं देखे। इनके अलावा कोई दूसरी आवाज़? हाँ, शायद तुम डर कर चीखे थे, फैयाज़ बोला। लाश इसी वक्त चाहिए या सुबह? इमरान ने पूछा। लाश? फैयाज़ उछल पड़ा। क्या कहते हो? कैसी लाश? किसी शायर ने दो गज़ला अर्ज़ कर दिया है। अय दुनिया के अक्लमंद तरीन अहमक, साफ साफ कहो, फैयाज़ झंझला कर बोला। एक दूसरी लाश, 3 जख्मों का फासला 5 इंच। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के मुताबिक इनकी गहराई भी यकसा निकलेगी। यार बेवकूफ़ मत बनाओ, फैयाज़ आजिज़ी से बोला। जस्साब वाली कुंजी मौजूद है, अक्लमंद बन जाओ, इमरान ने खुश्क लहजे में कहा। लेकिन ये हुआ किस तरह? इसी तरह जैसे शेर होते हैं, लेकिन ये शेर मुझे फुर्ती का मालूम होता है, जैसे मीर का ये शेर। मीर के दीन और मज़हब को क्या पूछते हो? अब इसने तो खशका खींचा देर में बैठा कब का तर्क इस्लाम किया। भला बताओ, देर में क्यों बैठा, जल्दी क्यों नहीं बैठा? देर नहीं देर है, यानी बुतखाना। देर नहीं देर, फैयाज़ ने कहा। फिर बड़बड़ा कर बोला। लाहौल वाला खुवता, मैं भी इसी लगोत में पड़ गया। वो लाश इमारत के किस हिस्से में? इसी कमरे में, ठीक इसी जगह जहाँ पहली लाश मिली थी। लेकिन वो आवाज़ें कैसी थी? फैयाज़ ने पूछा। वो ना पूछो तो बेहतर है, मैंने इतना मजाक खेज मंजर आज तक नहीं देखा। यानी? पहले एक गधा दिखाई दिया जिस पर एक बंदरिया सवार थी, फिर एक दूसरा साया नज़र आया जो यकीनन किसी आदमी का था। अंधेरे में गधे और आदमी में फ़र्क किया जा सकता है। क्यों, तुम्हारा क्या ख्याल है? मुझे अफसोस है कि तुम हर वक्त गैर संजीदा रहते हो। यार फैयाज़, सच कहना, अगर तुम एक आदमी को किसी बंदरिया का मुंह चूमते देखो तो तुम्हें गुस्सा आएगा या नहीं? फजूल वक्त बर्बाद कर रहे हो। अच्छा चलो, इमरान इसका शाना थपथपाता हुआ बोला। वो दोनों सदर दरवाजे की तरफ आए। क्यों खामोखा परेशान कर रहे हो? फैयाज़ ने कहा। कुंजी निकालो। दरवाज़ा खोलकर दोनों लाश वाले कमरे में आए। इमरान ने टॉर्च रोशन की, लेकिन वो दूसरे ही लम्हे इस तरह सर हिला रहा था जैसे दिमाग पर यह दफ्तन गर्मी चढ़ गई हो। लाश गायब थी। ये क्या मजाक? फैयाज़ भिन्ना कर पलटा। हो, बाज़ अक्लमंद शायर भर्ती के शेर अपनी गज़लों से निकाल भी दिया करते हैं। यार इमरान, मैं बाज़ आया तुम्हारी मदद से, मगर मेरी जान, ये देख ये लो देखो, नक्श फरियादी है कि किसी की शौक़ी तहरीर का। लाश गायब करने वाले ने अभी तक खून के ताज़ा धब्बों का कोई इंतज़ाम नहीं किया। मिर्ज़ा इफ्तिखार रफ़ी सौदिया कोई साहब फरमाते हैं, कातिल हमारी लाश को तशहीर दे ज़रूर, आइंदा ता कोई ना किसी से वफ़ा करे। फैयाज़ झुककर लाश फर्श पर फैले हुए खून को देखने लगा। लेकिन लाश क्या हुई? वो घबराए हुए लहजे में बोला। फरिश्ते उठा ले गए। मरने वाला बेहिश्ती था, मगर लाहौल वाला बेहिश्ती सिक्के को भी कहते हैं। ओ फिरदौसी कहते हैं। वो फिरदौसी था, लेकिन फिरदौसी तो महमूद गज़नवी की ज़िंदगी में ही मर गया था। फिर क्या कहेंगे भाई, बोलो ना। यार भेजा मत चाटो, उलझन बताओ जल्दी, उलझन बताओ जल्दी, क्या कहेंगे? सर चकरा रहा है, दौरा पड़ जाएगा। जन्नती कहेंगे ये इमरान तुमसे खुदा समझे। जियो। हाँ, तो मरने वाला जन्नती था। और क्या कह रहा था? तुम यहीं रुके क्यों नहीं रहे? फैयाज़ बिगड़ कर बोला। मुझे आवाज़ दे ली होती। सुनो यार बंदरिया, तो क्या मैंने आज तक किसी मक्खी का भी बोसा नहीं लिया? इमरान मायूसी से बोला। क्या मामला है? तुम कई बार बंदरिया का हवाला दे चुके हो। जो कुछ अभी तक बताया है बिल्कुल सही था। इस आदमी ने गधे पर से बंदरिया उतार दी।
इसे कमरे में ले गया। फिर बंदरिया दोबारा चीखी और आदमी एक बार। इसके बाद सन्नाटा छा गया। फिर लाश दिखाई दी। गधा और बंदर गायब थे। सच कह रहे हो? फैयाज भराई हुई आवाज़ में बोला। मुझे झूठा समझने वाले पर खैर खुदाबंदी क्यों ना टूटता। फैयाज थोड़ी देर तक खामोश रहा। फिर थूक निकल कर बोला, तो फिर सुबह पर रखूं। इमरान की नज़रें फिर खबर की तरफ उठ गई। खबर का तावीज़ उठा हुआ था और वही खौफनाक आंखें अंधेरे में घूर रही थी। इमरान ने टार्च बुझा दी और फैयाज को दीवार की ओर में धकेल ले गया। ना जाने क्यों वो चाहता था कि फैयाज की नज़र इस पर ना पड़ने पाए। क्या? फैयाज काँप कर बोला। बंदरिया, इमरान ने कहा। वो कुछ और भी कहना चाहता था कि वही चीख एक बार फिर सुना। सन्नाटे में गहराई लहरा गई। अरे बाप! फैयाज किसी खौफज़दा बच्चे की तरह बोला। आंखें बंद कर लो, इमरान ने संजीदगी से कहा। ऐसी चीज़ों पर नज़र पड़ने से हार्ट फेल भी हो जाया करता है। रिवाल्वर है? लाए हो? नहीं, तुमने बताया कब था? खैर कोई बात नहीं, अच्छा ठहरो। इमरान आहिस्ता आहिस्ता दरवाजे की तरफ बढ़ता हुआ बोला। खबर का तावीज़ बराबर हो चुका था और सन्नाटा पहले से भी कुछ ज़्यादा गहरा मालूम होने लगा था। 1 बज गया था। फैयाज इमरान को इसकी कोठी के करीब उतार कर चला गया। पाएं बाग का दरवाज़ा बंद हो चुका था। इमरान फाटक हलाने लगा। ऊँघते हुए चौकीदार ने हाँक लगाई। प्यारे चौकीदार, मैं हूँ तुम्हारा खादिम अली इमरान, MSc PhD, लंदन। कौन? छोटे सरकार। चौकीदार फाटक के करीब आकर बोला। हुजूर, मुश्किल है। दुनिया का हर बड़ा आदमी कह गया है कि मुश्किल ही नहीं जो आसान हो जाए। बड़े सरकार का हुक्म है फाटक ना खोला जाए। अब बताइए। बड़े सरकार तक कन्फ्यूशियस का पैगाम पहुंचा दो। जी सरकार, चौकीदार भुखला कर बोला। इनसे कह दो कन्फ्यूशियस ने कहा है कि तारीख रात में भटकने वाले ईमानदारों के लिए अपने दरवाजे खोल दो। मगर बड़े सरकार ने कहा, हाय बड़े सरकार, इन्हें चीन में पैदा होना था। खैर, तुम इन तक कन्फ्यूशियस का यह पैगाम ज़रूर पहुंचा देना। मैं क्या बताऊं? चौकीदार कपाती हुई आवाज़ में बोला। अब आप कहाँ जाएंगे? फ़कीर यह सुहानी रात किसी क़ब्रिस्तान में बसर करेगा। मैं आपके लिए क्या करूं? दुआए मग़फ़िरत। अच्छा टाटा। इमरान चल पड़ा। इधर फिर आधे घंटे बाद वो टिप टाइप नाइट क्लब में दाखिल हो रहा था, लेकिन दरवाजे में कदम रखते ही महकमे सुराग रसानी के एक डिप्टी डायरेक्टर से मुठभेड़ हो गई, जो इसके बाप का क्लास फेलो भी रह चुका था। ओ साहबजादे, तुम तो अब इधर भी दिखाई देने लगे हो। जी हाँ, अक्सर फ्लैश खेलने के लिए चला आता हूँ। इमरान ने सर झुकाकर बड़ी सादत मंदी से करा। फ्लैश का मतलब है कि पत्ते खेलने के लिए चला आता हूँ। फ्लैश तो क्या अब फ्लैश भी? जी हाँ, कभी कभी नशे में दिल चाहता है। ओ तो शराब भी पीने लगे हो? वो क्या अर्ज़ करूँ, कसम ले लीजिए, जो कभी तना पी हो। अक्सर शराबी तवाइफें भी मिल जाती हैं जो पिलाए बगैर नहीं मानती। चलिए, ये तो शोले का भी यहाँ से लिए क्या है कि ये शोले के डायलॉग भी इसमें से। लाहौल वाला क़ुव्वत, तुम तो आजकल रहमान साहब का नाम उछाल रहे हो। हाँ, अब आप ही फरमाइए। इमरान मायूसी से बोला। जब कोई शरीफ लड़की ना मिले तो क्या किया जाए? वैसे कसम ले लीजिए, जब कोई मिल जाती है तो मैं तवाइफों पर लानत भेज कर खुदा का शुक्र अदा करता हूँ। शायद रहमान साहब को इसकी इत्तला नहीं। खैर, अगर इनसे मुलाकात हो तो कन्फ्यूशियस का ये कौल दोहरा दीजिएगा कि जब किसी ईमानदार को अपनी ही छत के नीचे पनाह नहीं मिलती तो वो तारीख गलियों में भौंकने वाले कुत्तों से साजबाज कर लेता है। डिप्टी डायरेक्टर इसे घूरता हुआ बाहर चला गया। इमरान ने सीटी बजाने वाले अंदाज में होठ सुकड़ कर हाल का जायज़ा लिया। इसकी नज़रें एक मेज़ पर रुक गई, जहाँ एक खूबसूरत औरत अपने सामने पोर्ट की बोतल रखे बैठी सिगरेट पी रही थी। गिलास आधे से ज़्यादा खाली हो चुका था। इमरान इसके करीब पहुंचकर रुक गया। क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ, लेडी जहांगीर? वो खदरे झुककर बोला। ओह, तुम लेडी जहांगीर? अपनी दाहिनी भौं उठाकर बोली। नहीं, हरगिज़ नहीं। लीजिए, यहाँ पर पार्ट नंबर 2 रोक रहा हूँ। दिलचस्प नावल का आगे सुनते रहिए।